क्लास 10th IT 402। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। इस यूनिट में हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी आईसीटी क्या होता है। आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और आईसीटी रेफर करता है वो सारे मेथड्स को जो और उन सारे टूल्स को जो कि रिलेटेड होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, सेंड करने के लिए, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कैरी करने के लिए। तो आईसीटी का हम इन सब चीजों में यूज करते हैं। इसके अलावा आईसीटी के बारे में आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा आईसीटी को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है दोनों तरीके से, हैंड रिटन भी और डिजिटल फॉर्म में भी। तो अगर हम इसको डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? आईसीटी डिवाइसेस के थ्रू। और आईसीटी डिवाइसेस में कॉमन डिवाइसेस हैं टैबलेट, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, ये सारे डिवाइसेस हमारे कॉमन डिवाइसेस हैं। तो इन सारे डिवाइसेस से हम आईसीटी स्किल्स को डेवलप करते हैं। ये आईसीटी स्किल्स हमारी हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में, हमारे बिजनेस को रन करने में, हमारी फैमिली के साथ हमें कनेक्ट करने में, हमारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में। और इसके अलावा हमें हर पर्सन को आज की डेट में आईसीटी स्किल्स की जरूरत है, अपने आप को अपडेटेड रखने की जरूरत है विद लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर जो सिस्टम है हमारा, वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो आपका हार्डवेयर होता है और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर होता है। फिजिकल पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं, और ऐसे पार्ट्स को जिसे हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, वो हमारा, या आप कह सकते हो कि जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। अब हम जब बात करते हैं हार्डवेयर पार्ट की, तो हार्डवेयर पार्ट में क्या होता है? मेनली मशीनरी होती है कंप्यूटर की, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब आपका हार्डवेयर है। और दूसरा अगर हम उन डिवाइसेस को यूज करके, जैसे हम मैं बात कर रही हूँ सीपीयू की या मॉनिटर की, तो सीपीयू का यूज करके हम मॉनिटर की स्क्रीन पे जो चीज को देख पा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी को देख पा रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को देख पा रहे हैं, वो हमारी क्या है? वो हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है, जिस एप्लीकेशन को हम देख पा रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या है एक तरह से, या सॉफ्टवेयर क्या है? ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर की फॉर्म में यहाँ पे व्यू कर पाते हैं। और हार्डवेयर के साथ कोऑपरेट करने में आपके सॉफ्टवेयर आपकी मदद करते हैं। तो मॉनिटर क्या है? हमारा मॉनिटर एक फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर, जिसको हम हार्डवेयर की में ही काउंट करते हैं। और जब भी हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, हम एक गेम की बात कर रहे हैं, वो ये गेम को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो गेम जो आपका डिस्प्ले होगा, उसे डिस्प्ले करने के लिए हमें मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। यानी इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा पाए, हमारी इमेजेस को डिस्प्ले करवा पाए, हमारी वीडियोज को डिस्प्ले करवा पाए मॉनिटर पे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए उसे हमें सॉफ्टवेयर पे व्यू करना पड़ता है। अब जैसे मोबाइल डिवाइसेस हैं, कुछ स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, ये दोनों फॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। यानी जिस डिवाइस के थ्रू हम इन अपनी एप्लीकेशंस को यूज कर पा रहे हैं, वो हमारे डिवाइसेस हार्डवेयर की फॉर्म में काउंट हो गए, और जो एप्लीकेशन हम उन पे यूज कर रहे हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर की फॉर्म हो गई। दे आर सिंपली स्मॉलर इन साइज, ये हमारे जो हैं स्मॉलर होते हैं साइज में, एंड कैन बी इजीली कैरीड, और इन डिवाइसेस को हम इजीली कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर की, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एप्लीकेशन को रन करना चाहते हो, फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू हैव टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर डिवाइस। तो वो चाहे डिवाइस हमारा लैपटॉप है, या फिर मोबाइल है, या फिर हमारा कंप्यूटर्स है, या फिर हमारा कोई कह सकते हैं आप टैबलेट है, सब में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंडीशन ये है कि हर एक डिवाइस में अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें लैपटॉप की या डेस्कटॉप की, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ। मेनली आप ज्यादातर विंडोज कॉमनली यूज करते हो, विंडोज, इसके अलावा उबंटू है जो लिनक्स बेस्ड है, इसके अलावा
और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए मैक यूज होता है। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप पे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन्स पे जो मोस्ट कॉमन और जिसको हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अलग अलग वर्जन हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के लिए यूज़ हो रहा है वो है हमारा एंड्रॉयड। इसके अलावा कुछ मोबाइल डिवाइसेस होते हैं जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे एप्पल के आपके फ़ोन्स होते हैं। एप्पल एक कंपनी है जिसके फ़ोन्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल iOS, वो आपको यूज़ करना पड़ता है। एंड्रॉयड नहीं यूज होता है एज लाइक नॉर्मल स्मार्टफोन्स। आप जैसे बाकी स्मार्टफोन्स पे नॉर्मली एंड्रॉयड यूज कर लेते हो, एप्पल के डिवाइसेस पे आपको एप्पल iOS यूज करना होता है। और इसी तरीके से बाकी सिस्टम्स पे आप एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं। All the computer applications such as browsers, games, office tools, etc. are also software programs that perform particular function। और बाकी सारी applications हैं जैसे browser हो गया, games हो गया, office tools हो गए, सब software programs हैं जो कि क्या perform करते हैं, कुछ particular function perform करते हैं। अब बात आती है how to start a computer। देखो, to start a computer सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पावर बटन प्रेस करना होता है। उसके बाद में ये क्या करता है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है जो कि लोड हो रहा होता है। सबसे पहले जब आप देखते हो, जब आपका सिस्टम बूट हो रहा होता है तो आपके सिस्टम में जो चीज़ें बूट हो रही होती है, वो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। वो उन सारी नेसेसरी फाइल्स को जो कि बूटिंग के लिए ज़रूरी है उन्हें बूट कर रहा होता है सिस्टम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाता है और फिर उसके बाद आपकी डेस्कटॉप पे आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन डेस्कटॉप स्क्रीन शो होने लगती है। इसके बाद बेसिक फंक्शंस जो एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है स्टार्ट होने के बाद में, जब भी कोई सिस्टम अपने नॉर्मल रूटीन में काम करता है तो नॉर्मल रूटीन का जो एक काम है वो है आपका जो होता है वो एक बायोस चिप के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक ऐसा चिप होती है जिसमें एक बेसिक प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट डाला हुआ होता है, जिस प्रोग्राम का मेन काम क्या होता है, इस प्रोग्राम का काम होता है कि आपके मॉर्निंग, जिस तरह से आपका नॉर्मली रूटीन होता है, मॉर्निंग में आप एक चीज को रेगुलर करते हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, ब्रश करते हो, तो ये आपका रूटीन है। आप कुछ भी करोगे ये रूटीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के बेसिक रूटीन में बायोस चिप के अंदर एक बेसिक प्रोग्राम डला हुआ होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर की जितनी फाइल्स जो आप सिस्टम को बूट करने के लिए ज़रूरी होती हैं और एक सेल्फ टेस्ट लेने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिससे पता लग जाए कि सिस्टम जो है वो परफेक्टली फाइन कर रहा है। और बायोस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगर आपका सिस्टम फाइन काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, तो वो बायोस चिप जो होती है उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है जिसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्टली लोड हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होना, ये रूटीन का काम होता है। कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं जो आके परफॉर्म होते हैं नॉर्मली जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो। इसके बाद बात करते हैं लॉगिन और लॉग आउट की। लॉगिन हमारा क्या है, जैसे हम अपने घर को सिक्योर करते हैं, घर पे लॉक लगा के, अपने गेट पे एक लॉक लगा के, बिल्कुल इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन स्क्रीन को डायरेक्टली आप किसी अनऑथराइज पर्सन के हाथ में अगर एक्सेस नहीं होने देना चाहते हो तो उसके लिए आप लॉगिन फैसिलिटी अपने सिस्टम में डाल देते हो। तो लॉगिन क्या होता है, लॉगिन एक तरह से जब भी आप अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन को एक्सेस करना चाहोगे तो उससे पहले आपको लॉगिन करना होता है अपने सिस्टम के अंदर। और लॉगिन एक पर्टिकुलर एक आईडी होती है विद पासवर्ड, जिसमें आपको आईडी अपनी डालनी होती है और फिर पासवर्ड डालना होता है, तभी ऑथराइज पर्सन उस पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस कर सकता है टू गो इनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम मेन स्क्रीन। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन स्क्रीन में एंटर कर सकते हैं जब हम परफेक्टली ऑथराइज्ड हैं उस चीज को लॉग इन करने के लिए। तो ऑथराइज पर्सन कौन होगा, जिसको पता होगा आईडी और पासवर्ड। तो इस तरीके से पासवर्ड और आईडी डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से लॉग आउट होता है। लॉग इन का ऑप्शन ही जिस तरह से होता है उसी तरीके से लॉग आउट का ऑप्शन आपको अंदर ही मिलता है। जब आप मेन स्क्रीन पे, आप यहाँ पे देख पा रहे पिक्चर में आपको दिखा रहे, लॉग इन का कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है और लॉग आउट का ये इस तरह का ऑप्शन होता है। जब आप अपने सिस्टम को ऑफ करने के लिए जहाँ से प्रेस करते हो, विंडो का बटन जो होता है आपका, या फिर उबंटू में अगर हम काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा बॉटम में लेफ्ट साइड में ऑप्शंस मिलते हैं सारे शटडाउन के, लॉकआउट के। तो ये सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। उबंटू में थोड़ा सा डिफरेंट है, उबंटू में टॉप में मिलते हैं और विंडोज में बॉटम में मिलते हैं। तो इस तरीके से हम ये सारे एक्सेस कर सकते हैं ऑप्शंस अपनी चीजों को परफॉर्म करने के लिए।
आफ्टर दैट शटिंग डाउन आप जानते हो किसे कहते हैं। शटिंग डाउन मतलब अपने सिस्टम को ऑफ करना, पावर ऑफ करना उसका। तो क्योंकि सिस्टम का एक प्रोसेस होता है ऑफ होने का, उसको आप डायरेक्टली ऑफ नहीं कर सकते, तो ऑफ करने के लिए हम उसको शट डाउन करते हैं। और शट डाउन हमारा एक शॉर्टकट की Alt+F4 से भी होता है। और आपको मैंने शट डाउन का और दूसरा तरीका भी बताया कि शट डाउन का एक बटन होता है जिससे भी आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हो। शट डाउन से होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज हो जाता है, उसकी सारी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं, फाइनली आपका कंप्यूटर ऑफ होने के लिए रेडी हो जाता है। आफ्टर दैट यूजिंग द कीबोर्ड में आप जानते हो कीबोर्ड का हम यूज किस लिए करते हैं। कीबोर्ड का यूज नॉर्मली टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, नंबर्स को टाइप करने के लिए, कमांड्स को टाइप करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर में, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है। और ये फंक्शन की, कमांड कीज, नेविगेशन की, कंट्रोल की, विंडो कीज, पंक्चुएशन की, नेविगेशन की और न्यूमेरिक कीपैड, ये सब हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इन कीज का यूज क्या होता है और इन्हें किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक रिपीट करने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा एक मेन इंट्रो दे देती हूँ। जैसे फंक्शन की होती है F1 to F12 जो कि फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज होती है। इसी तरीके से कंट्रोल की हो गई आपकी, जो आपकी कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है, जैसे शिफ्ट है, ऑल्ट है, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज होती है किसी भी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और उसके बाद एंटर की है जो एक तरह से नेक्स्ट लाइन में या फिर एक तरह से आपको रिटर्न की भी बोलते हो, जो आपको पर्टिकुलर किसी एक प्रोग्राम पे रिटर्न करने के लिए भी, या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर लाइन पे बैक जाने के लिए, रिटर्न जाने के लिए भी आपके कर्सर को मूव करने के लिए यूज होती है। इस तरीके से पंक्चुएशन की है जो सारे ज्यादातर क्वेश्चन मार्क है, सेमीकोलन है, डॉट है, कोटेशन मार्क है, इन सबके मार्क्स को यूज करने के लिए पंक्चुएशन कीज हमारी यूज होती हैं। सारी हमें कीबोर्ड्स पे दिखाई देती हैं, बस हम इन्हें कैटेगराइज कर रहे हैं नाम के थ्रू, इन नामों के थ्रू। इन नाम से हमें पता लगता है कि हमारी कौन सी की को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे नेविगेशन की है, नेविगेशन को स्क्रॉलिंग के लिए हम यूज करते हैं, अप डाउन, लेफ्ट राइट मूव करने के लिए, ये हमारी कीज होती हैं। उसके बाद कमांड की है, कमांड कीज में आपकी मेन की डिलीट की है, बैक स्पेस की है जो कि आपकी यूज होती है। डिलीट की जैसे हम यूज करते हैं किसी भी चीज को डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस की पर्टिकुलर एक, जैसे हम अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो हमें कोई चीज हटानी है, कोई प्रीवियस कैरेक्टर डिलीट करना है, देन वी हैव टू यूज बैक स्पेस की। इसी तरीके से हमारी बाकी कीज है, विंडो की हमारी यूज होती है जो हमारे विंडो के मेन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देती है। इसके बाद यूजिंग अ माउस के बारे में भी ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं फिर वही शॉर्ट इंट्रो दूंगी। माउस आप जानते हो एक स्मॉल डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोल ओवर और होवर की बात आती है। तो रोलिंग ओवर का मतलब है कि आप एक सिस्टम को आप एक क्या कर रहे हो, आप सिंपली कुछ भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो रोल ऑन करके, रोलिंग ओवर करके एक आइटम के ऊपर। आप जैसे किसी भी माउस को, अपनी माउस के पॉइंटर को किसी फाइल के ऊपर ले जाते हो और उसके बाद जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, जैसे आपने यहाँ स्क्रीन पे देखा हुआ है, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे माउस का पॉइंटर ले जाके छोड़ दिया तो वो उसी फाइल के बारे में ब्रीफिंग दिखाने लगता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, यहाँ पे जैसे आपने माउस को पॉइंटर इधर ले जाके दिखाया है और उसके जैसे ही आपने ऐसे छोड़ा तो उसके बाद में उस पिक्चर से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देने लगती है। तो बिकॉज ऑफ रोल ओवर, बिकॉज ऑफ होवर, तो इसी चीज को हम रोल ओवर बोलते हैं। इसके बाद पॉइंट एंड क्लिक, आप सिंपली सिलेक्ट कर लो। अभी यहाँ तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, हम यहाँ सिर्फ लेके जा रहे हैं माउस, हमने यहाँ क्लिकिंग नहीं की, हमने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पर लेके गए और हमने जस्ट एक सिंगल क्लिक किया। अब हम बात करते हैं पॉइंट और क्लिक करके हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, किसी फाइल को सिलेक्ट कर लिया, तो वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप एक तरह से आपका जो आइटम है वो सिलेक्ट हो चुका है, आपकी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है, तब आप उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी है। इसके बाद ये सिलेक्शन का ऑप्शन है, जिससे सिलेक्शन होते ही आपका जो फाइल है वो आपको दिखाने लगता है, नाउ यू आर रेडी टू डू एनीथिंग विद दिस फाइल। इसके बाद ड्रैगिंग ड्रॉपिंग है। ड्रैगिंग ड्रॉपिंग से क्या होता है, किसी भी फाइल को हम किसी भी पर्टिकुलर जगह से मूव कर सकते हैं विद दी ड्रैगिंग। ड्रैगिंग से हम क्या करते हैं, क्लिकिंग करके उस फाइल को इधर उधर मूव कर सकते हैं, और ड्रॉप से हम उसको कहीं पे भी, जैसे हमने माउस के बटन को रिलीज किया तो वो चीज वहां से मूव होके किसी दूसरी जगह पे लोकेट हो जाती है। डबल क्लिकिंग से कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जैसे ओपन करने वाला कई बार ऑप्शन हमें मिलता है तो वो हमें डबल क्लिकिंग से मिलता है। तो डबल क्लिकिंग करके हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। नाउ मूव ऑन टू सेशन 2। सेशन 2 है हमारा
परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। फाइल ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहले देखो फाइल की बात करते हैं। फाइल क्या है? फाइल एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो। और ये सारी फाइल्स इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स हैं, नॉट लाइक नॉर्मल फाइल्स। नॉर्मल फाइल्स में आप पेपर पे कोई चीज सेव करके, इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स तैयार होती हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को हम एक फोल्डर्स में एक तरह से कह सकते हैं, फोल्डर्स या डायरेक्टरी कह सकते हैं, उनमें हम सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में हम उन्हें कैटेगराइज कर पाएं कि कौन सी फाइल किस पर्टिकुलर किस टाइप की है। तो फाइल्स और फोल्डर बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे नॉर्मली हमने अभी बात करी नॉर्मल फाइल की, एक डॉक्यूमेंट की। हम हमेशा बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए फोल्डर्स यूज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को भी स्टोर करने के लिए हम फोल्डर्स यूज करते हैं। हर फाइल के पीछे हम उसका एक्सटेंशन लगा हुआ देखते हैं। एक्सटेंशन ये बताता है कि फाइल किस टाइप की है। जैसे कि अब नॉर्मली हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हम उसके पीछे .doc एक्सटेंशन देखते हैं। स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं तो .xls एक्सटेंशन देखते हैं। नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो .txt देखते हैं। कोई गाना सुन रहे हैं तो हम गाना देखते हैं तो उसके पीछे .mp3 होता है। तो पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर के पीछे .jpg होता है। तो ये सारे एक्सटेंशंस क्या बताते हैं? दैट द टाइप ऑफ फाइल किस टाइप की है वो आपको पता लग जाएगा विद दिस एक्सटेंशंस। और फोल्डर एक लोकेशन होती है जहाँ पे हम इन सारी फाइल्स को ग्रुप कर सकते हैं। सपोज मुझे एक टेक्स्ट टाइप की फाइल रखनी है, उसके लिए मैंने एक अलग फोल्डर बना दिया। मेरे को एक इमेज रखनी है, मैंने उसके लिए अलग फोल्डर बना दिया। इस तरीके से मैं अपने फोल्डर को कैटेगराइज कर सकते हूँ फाइल के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ फाइल कैसे क्रिएट करते हैं? दीज आर द सिंपल स्टेप्स। आपको एक टेक्स्ट एडिटर खोलना है। टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, वेदर यू वांट टू वर्क ऑन टेक्स्ट नोटपैड और यू वांट टू वर्क विद वर्डपैड और वर्ड और व्हाटएवर, तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। आपको सिंपली टेक्स्ट एडिटर खोलना है, उसमें कुछ भी टाइप करना है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना होता है। सेव बटन पे क्लिक करते ही वो आपको लोकेशंस प्रोवाइड कर देता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है इस पिक्चर में। लोकेशन प्रोवाइड करने के बाद आप कोई भी लोकेशन चूज करके अपनी फाइल का नाम देके अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, सेव और सेव एज में डिफरेंस होता है। दो कमांड्स होती हैं, एक सेव फाइल और दूसरी होती है सेविंग एज अ फाइल। तो सेव का मतलब होता है किसी न्यू फाइल को सेव करना, और सेव एज का मतलब होता है किसी ऑलरेडी सेव्ड फाइल को, यानी एग्जिस्टिंग फाइल को किसी न्यू नेम से किसी न्यू लोकेशन पे अगर आप सेव करना चाहते हो या उसी लोकेशन पे भी आप सेव कर देना चाहते हो तो वो हम काम करेंगे सेव एज फंक्शन से। तो इस तरीके से हमारे सेव और सेव एज दोनों यूज होते हैं। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ फोल्डर इन उबंटू। यहाँ पे स्टेप्स बिल्कुल सेम है उबंटू के जो विंडोज के स्टेप्स हैं। उबंटू भी क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और जैसे हम विंडोज पे काम करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमें थोड़ा सा उबंटू पे काम करना होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट आपको पता लग जाएगा, बट यहाँ पर आपको ज्यादातर चीजें सेम ही मिलेंगी। अगर हम बात करें फोल्डर क्रिएट करने की तो यहाँ पे स्टेप सेम ही है। आपको वही फाइल एक्सप्लोरर खोलना होता है, जैसे हम विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर खोलते हैं किसी भी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फोल्डर क्रिएट करने के लिए लोकेशन चूज करनी होती है। लोकेशन चूज करने के बाद में हमें राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद फोल्डर का नाम प्रोवाइड करना होता है। और आफ्टर दैट योर फोल्डर विल बी रेडी टू वर्क। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है हमारी। आफ्टर दैट सेशन 3 कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस। देखिए कंप्यूटर केयर क्यों जरूरी होती है वो तो सभी को पता है कि क्योंकि कंप्यूटर एक डेलिकेट मशीन होती है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को अगर हम डस्ट से डैमेज नहीं होने देना चाहते तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। अगर हम केयरलेस हो जाते हैं तो वो एफिशिएंटली हमारे काम नहीं करते पार्ट्स। तो हम उन्हें कैसे रेगुलर केयर दे सकते हैं, गुड केयर दे सकते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक यूज हो पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें कुछ टिप्स ध्यान रखने पड़ेंगे। वो टिप्स क्या हैं? अगर हमें कीपिंग अ डिवाइस क्लीन में कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में हमें क्या ध्यान रखना है? क्रम्स नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि क्रम्स हमारे इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। आपको क्लीन करना है अपने कीबोर्ड को सॉफ्ट ब्रशेस से, आपको कोई गीला कपड़ा नहीं लगाना है। इसके अलावा आप अपने क्रम्स रिमूव कर सकते हो और डस्ट पार्टिकल रिमूव कर सकते हो, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया गया है आपके ब्रश को यूज करके। इसके बाद स्क्रीन की बात करें, आप अपनी स्क्रीन को एक सूखे कपड़े से, मलमल के कपड़े से, आप सॉफ्ट क्लॉथ जिसको हम बोलते हैं उससे आप अपनी स्क्रीन को क्लीन कर सकते हो। इसके लिए हमें किसी लिक्विड की जरूरत नहीं होती है, किसी थिनर की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपल सूखे कपड़े से उसको क्लीन कर सकते हो। इसके बाद
बी केयरफुल विद फूड एंड ड्रिंक्स, आपको फूड और ड्रिंक्स हमेशा रखनी नहीं चाहिए अपनी सिस्टम के साथ, क्योंकि उनमें गिरने का उसका डर रहता है और गिरते ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इस तरह की डिवाइसेस को केयरफुली हैंडल करने के लिए आपको कुछ बैग्स प्रोवाइड, जैसे लैपटॉप बैग्स होते हैं, इस तरह के बैग्स प्रोवाइडेड होते हैं जिन्हें आप संभाल के, हार्ड डिस्क केस होते हैं जिससे आप अपनी डिवाइसेस को संभाल के रख सकते हो। कीप द कंप्यूटर कूल, क्योंकि कीप द कंप्यूटर कूल वाला पॉइंट किस लिए है, क्योंकि सीपीयू जो है एक इस तरह का प्रोसेसर है जो कि बहुत सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। उससे एग्जीक्यूट करते टाइम पे, वो मल्टी फंक्शंस एग्जीक्यूट करने के टाइम पे बहुत सारी हीट जनरेट करता है, तो उस हीट को ताकि वो हीट नुकसान ना करे उसके लिए एक फैन लगा होता है वहाँ पे। और ऐसे ही आपके सिस्टम में एसएमपीएस होता है जो कि आपकी हीट को एग्जॉस्ट करता है, एक तरह से एग्जॉस्ट फैन का काम करता है। तो आप अगर अपने कंप्यूटर को कूल रखोगे, उसे एग्जॉस्ट करते रहोगे, जैसे घर में होता है एग्जॉस्टिंग फैन लगाने से जो फर्क पड़ता है, बिल्कुल वही फर्क आपके कंप्यूटर को कूल रखने से फर्क पड़ता है। तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है सीपीयू की, अगर वो कूल रहेगा, कूल रह के मतलब अगर आपकी उसकी प्रॉपर एग्जॉस्टिंग होती रहेगी तो वो ज्यादा अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। इसके बाद डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। चार्ज करने का मतलब ये नहीं है कि हम रात को उसको लगा के छोड़ दें और फिर हम सुबह को यूज करें, सिर्फ बैटरी जो है ओवर हीट हो जाती है और उसका जो वर्किंग टाइम है वो कम रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपनी बैटरी को यूज करना है तो आपको उसको फुली चार्ज करने के बाद में चार्जिंग से हटा देना है, तभी वो आपका ज्यादा टाइम यूज हो पाएगी। हमेशा डिवाइस को प्लग इन प्रॉपर तरीके से करना है, जैसे यूएसबी ड्राइव हम यूज करते हैं, उसमें हम जैसे यूएसबी यूज लगा रहे हैं, हम कोई पेन ड्राइव लगा रहे हैं, हेडफोन्स लगा रहे हैं, कनेक्ट करते टाइम पे हम यूएसबी पोर्ट जो होते हैं उनमें ऐसे ही उल्टे सीधे फंसा देते हैं, तो उससे क्या होता है अंदर के पोर्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमें बहुत जेंटली यूएसबी डिवाइसेस का यूज करना चाहिए यूएसबी पोर्ट्स के साथ में। और इसी तरीके से बहुत सारे और भी पोर्ट्स हैं जिन्हें हमें बहुत प्रॉपर्ली यूज करना चाहिए। एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें रन नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रोसेसर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन करने में कई बार स्लो भी हो जाता है और कई बार इवन क्रैश भी हो जाता है। तो एक साथ आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन नहीं करने चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम देके ही ओपन करने चाहिए ताकि आपके प्रोग्राम स्मूथली रन कर सकें। आफ्टर दैट प्रिपेयर मेंटेनेंस शेड्यूल। ये आपको मेंटेनेंस शेड्यूल बनाना है अपने सिस्टम को बनाने के लिए। डेली आपको क्या मेंटेनेंस करनी है, वीकली क्या करनी है, मंथली क्या करनी है, ये आपको देखनी है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने मेंटेनेंस करनी है सिस्टम की। आफ्टर दैट बैकिंग अप योर डेटा। बैकिंग अप का मतलब होता है कि आप अपने सेफ साइट पे अपनी डेटा को स्टोर करके रख पाओ, ताकि आप जब भी कोई दिक्कत ऐसी हो जाए कि आपका सिस्टम क्रैश हो गया है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, तो उसकी वजह से आपका डेटा जो है वो आपके पास में सेव रहे। आप बैकअप लेने के लिए बहुत तरीके यूज कर सकते हो, जैसे हार्ड डिस्क में आप बैकअप ले सकते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, या फिर और भी किसी भी तरीके से हम बैकअप ले सकते हैं डेटा का, ताकि हम उस डेटा को बाद में अगर जरूरत पड़े तो यूज कर पाए। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस का मतलब क्या होता है, ये आप सभी को पता है। आज की डेट में वायरसेस के बारे में हर कोई जानता है कि वायरस क्या है। वायरस करप्टेड फाइल्स होती हैं जो कि हमारी ऐसी फाइल्स पे अटैक करती हैं, हमारे डेटा पे अटैक करती हैं ताकि हमारे डेटा को करप्ट कर पाए। तो उनके लिए हमें क्या करना होता है, एंटीवायरस अपने इंस्टॉल करने होते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके वायरस जो है वो प्रिवेंट रहते हैं, मतलब दूर रहते हैं आपके सिस्टम से। इसके बाद इंक्रीजिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज किस तरीके से करना है, उसके लिए सिंपल है कि आप अपनी फाइल्स और फोल्डर को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखो। रेगुलरली अपने सिस्टम में से अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन करो, तो उससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर। स्पैम क्या होते हैं, अनवांटेड मेल्स होते हैं, अनवांटेड मैसेजेस होते हैं, तो उनको आप अपने डिवाइसेस से क्लीन करोगे तो आपका सिस्टम जो है थोड़ा स्पेस में भी फ्री रहेगा और बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसे रेगुलर बेसिस पे आपको डिलीट करना होता है। आफ्टर दैट सेशन 4 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों जरूरी होती है, वे तो आपको पता ही है कि आजकल हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने में हमारा सारा डेटा जो है हमारे डिवाइसेस पे सेव होता है, तो कई बार हम उस डेटा को अगर ऑनलाइन प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको मिसयूज होने से बचाने के लिए या फिर उसको लॉस्ट होने से बचाने के लिए हमें उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम सिक्योरिटी कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले सिक्योरिटी ब्रेक के रीजंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। सिक्योरिटी ब्रेक किस वजह से हो सकती है वो हम देखते हैं। सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है व्हेन वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ज्यादातर हम लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं और वो चीजें भी शेयर कर देते हैं जो चीजें शेयर करनी जरूरी नहीं होती, जैसे ऐसी डिटेल्स जो अननेसेसरी साइट्स पे, अनसिक्योर्ड साइट पे हम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक अनऑथराइज्ड पर्सन आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और आप उसको एक्सेसिबिलिटी दे देते हो कि वो आपकी चीजों को यूज कर पाए, आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज कर पाए। और ये इसकी वजह से भी होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को लॉग इन करके छोड़ देते हो, अब जैसे सपोज एक ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पर अपनी एक पर्टिकुलर आईडी यूज कर रहे हो और उस आईडी को आपने लॉग इन करके छोड़ दिया, तो बैक से कोई भी आके उस आईडी को यूज करके आपके एक्सेस पे कोई भी काम कर सकता है, आपके ऑथराइजेशन पे, तो उस चीज से सिक्योरिटी ब्रेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा थ्रेट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के लिए? पहला थ्रेट है थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब होता है स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। इंफॉर्मेशन क्योंकि मेन चीज होती है कंप्यूटर डिवाइसेस में, सबसे मेन चीज डेटा ही होती है। आज की डेट में सबसे प्रीशियस थिंग भी जो है वो डेटा ही है, इंफॉर्मेशन ही है। तो उसकी चोरी मतलब आपका जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ही खत्म हो गई। इसके अलावा थेफ्ट और चीज की भी हो सकती है, जैसे हार्डवेयर की। अब हार्डवेयर की किस तरीके से, जैसे फिजिकल हम बात कर रहे हैं, जब एक पर्सन आपके डेस्कटॉप को चोरी कर लेता है, लैपटॉप को चोरी कर लेता है। इसके बाद आइडेंटिटी क्या है? वेयर हैकर स्टील्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अज्यूम योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी को यूज करके, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज करके वो आपकी मतलब एक तरह से आपका फायदा उठा रहा है, वो आपके बिहाफ पे कुछ चीजें गलत कर रहा है, लीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो आपका इसमें कवर होता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? सॉफ्टवेयर पायरेसी एक बहुत कॉमन टर्म है जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर पायरेसी एक बहुत कॉमन सी चीज है जो कि आज की डेट में सभी ज्यादातर हो रही है। ये क्या है? दूसरे के सॉफ्टवेयर को यूज करना और वो भी बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके जाने। एक तरह से हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लाइसेंस प्रोवाइड होता है, तो वो लाइसेंस वो जो ऑर्गेनाइजेशन उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही है वो ही प्रोवाइड करती है और वो ही उसकी ऑथराइज्ड कॉपीज प्रोवाइड करती है। तो उस सॉफ्टवेयर को बिना उस ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज में आए अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करना, अनलाइसेंस तरीके से एक्सेस करना, दैट बिकम्स सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसके बाद वायरसेस क्या होते हैं? हमारे वायरसेस होते हैं, आप जानते हो, वायरसेस करप्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके सिस्टम में आने के बाद में आपके सिस्टम की जो फाइल्स हैं, डेटा है, उसको खराब, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वायरसेस की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक पहली कैटेगरी है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म एक ऐसा टाइप का वायरस है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, फैलाता है और एक फाइल की मल्टीपल कॉपी तैयार कर देता है, जिससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी रियल फाइल है और कौन सी फेक फाइल है। इसी तरीके से ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है उन फाइल्स के बीच में, जैसे अपना रंग रूप बदल लेना। तो उसका काम जो ऐसी इस तरह का काम आपका ट्रोजन हॉर्स करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? इस तरह के यूजफुल प्रोग्राम में अपने आप को बदल लेता है, जिससे आपको लगता है कि वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और आप उसको अपने सिस्टम में एंटर करने के लिए परमिशन प्रोवाइड कर देते हो और जैसे ही वो सिस्टम में एंटर कर जाता है वो एक वायरस बन जाता है और आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। आफ्टर दैट ऑनलाइन प्रेडेटर। ऑनलाइन प्रेडेटर्स क्या होते हैं? ऐसे पीपल जो आपको इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप में डाल के आपको ट्रैप कर लेते हैं और जैसे ही आप उनसे उसमें ट्रैप हो जाते हो तो आपको बुली करते हैं या इलीगल एक्टिविटी करते हैं आपके साथ, आपके नाम से, आपके बिहाफ पे, या फिर कुछ और भी इस तरीके की आपको ट्रैप करके इलीगल एक्टिविटी कराते हैं। तो वो काम होते हैं ऑनलाइन प्रेडेटर के। इसके बाद इंटरनेट स्कैम्स। इंटरनेट स्कैम्स में सबसे मेन स्कैम है कि आप ज्यादातर नोटिफिकेशन देखते हो वेबसाइट पे दैट यू हैव वॉन द लॉटरी, इस तरीके के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं और जैसे ही आप उन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे विजिट करते हो और अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, वैसे ही आपके साथ एक स्कैम हो जाता है और आपकी इन्फॉर्मेशन उस अनऑथराइज्ड पर्सन के पास पहुंच जाती है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक करके आपके साथ इलीगल मतलब कोई भी एक्टिविटी कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चोरी करके आपके ट्रांजैक्शन कर सकता है आपके बैंक के साथ में या कुछ भी कर सकता है। तो वो होते हैं इंटरनेट स्कैम्स। प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने डेटा को? सबसे पहली चीज तो देखिए पासवर्ड है। किसी भी आप कहीं पे भी लॉगिन कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप अपना प्रोवाइड करिए ताकि वो इजीली क्रैक ना हो पाए। तो
पासवर्ड बहुत मायने रखते हैं इस चीज में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल एंड सिंबल्स कॉम्बिनेशन। तो सिंबल्स और अल्फाबेटिकल्स की कॉम्बिनेशन से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। आफ्टर दैट इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल। आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो। एंटीवायरस क्या काम करता है? वायरस को डिलीट करने का। इसके बाद फायरवॉल है। फायरवॉल एक ऐसी वॉल है जो आपके सिस्टम और आउटर नेटवर्क के बीच में एक वॉल का काम करती है, जो आपके सिस्टम से आउटर नेटवर्क को जुड़ने से रोकने का काम करती है। तो फायरवॉल आप ऑन कर सकते हो जिससे आपके सिस्टम में कोई भी आउटर चीज एंटर ना हो पाए। इसके बाद डेटा को एनक्रिप्ट करना, मतलब उसे सिक्योर्ड फॉर्म प्रोवाइड करना। जैसे आप देखते हो पासवर्ड जो होते हैं हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, और एनक्रिप्टेड फॉर्म में होने की वजह से जब आप उन्हें टाइप करते हो नॉर्मली स्क्रीन पे तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे हैश में या स्टार में, इस तरह से। तो उसकी वजह से क्या होता है? आपकी डेटा की सिक्योरिटी बढ़ती है। तो हमेशा हार्ड डिस्क में जब भी आप कोई डेटा स्टोर करो तो उसका एनक्रिप्टिंग फीचर यूज करके आप उसको स्टोर करेंगे। तो जैसे ज्यादातर कंपनीज करती हैं, तो उसकी वजह से उसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो बढ़ जाता है। इसके बाद सिक्योर्ड साइट्स, हमेशा उन्हीं साइट्स को विजिट करें जो सिक्योर्ड हो। और कैसे पता लगेगा सिक्योर्ड है? एक तो हर सिक्योर्ड साइट HTTPS, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हो, इस HTTPS:// और एक लॉक सिंबल से शुरू होती है। तो जिस भी वेबसाइट के आगे HTTPS:// और उसके बाद एक लॉक सिंबल है और उसके बाद वेबसाइट का नाम है, दैट वेबसाइट इज अ सेफ वेबसाइट। उसी वेबसाइट पे हमेशा लॉग इन करें, बाकी वेबसाइट्स पे कोशिश करें ना विजिट करें।